साथियों, अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक सूरत के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो। इसके लिए तापी बराज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर ड्रेनेज भी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज यहां ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। साथियों, सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे। और हां, आने वाले समय में हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। यानी स्टील के प्रोडक्शन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। साथियों, आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। हमने बीते समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए, और इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इस लड़ाई में आप मेरे साथ है ना? આપણે આ લડાઈ પણ જીતવી છે ને? और साथियों, इसमें भी गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में गुजरात ने रिफाइनिंग के क्षेत्र में, सोलर और विंड पावर के क्षेत्र में अपना जो सामर्थ्य बढ़ाया है, वो देश के बहुत काम आ रहा है। आज भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी 250 गीगावाट है। हमारे देश में कभी मेगावाट से आगे सोचा ही नहीं जाता था। आज गीगावाट की चर्चा हो रही है, और इसमें 50 गीगावाट का योगदान अकेले गुजरात का है। 250 गीगावाट में 50 गीगावाट आप सबकी ताकत है। यानी देश की ग्रीन एनर्जी का 5वां हिस्सा अकेला गुजरात प्रोड्यूस करता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात ने प्रशंसनीय काम किया है। और अब जब देश ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो इसमें भी गुजरात का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। साथियों, ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में
आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, हमने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, रेलवे के बिजलीकरण को गति दी, परमाणु ऊर्जा पर काम किया। हमारा जो बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना पड़ गया था, उसका आधुनिकीकरण किया, उसका विस्तार किया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ाया। हमारे जो पोर्ट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंच सके और जहां संभव हो वहां स्टोर भी हो सके। आने वाले समय में देश का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ने वाला है। इस दिशा में हमारी सरकार के प्रयास लगातार जारी है। साथियों, यहां सूरत में आपके बीच आने से पहले मैं हजीरा गया था, अभी हर्ष भाई जिसका वर्णन कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है, ये हजीरा जाने पर भी साफ दिखता है। हजीरा आज केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां एनर्जी है, स्टील है, डिफेंस प्रोडक्शन है, पोर्ट है और ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम है। हजीरा देश के एक बड़े मैरीटाइम इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है। लेकिन साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए आज देश का कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट भारत की इसी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। आज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से का उद्घाटन हो गया है। ये देश के 2 बड़े इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर्स को और बेहतर कनेक्टिविटी देगा। साथियों, हमारा प्रयास सबको जोड़ने का है, सबको समान अवसर और सुविधा देने का है। दूर सुदूर के इलाके, आदिवासी क्षेत्र जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंची, उन तक आज आधुनिक कनेक्टिविटी पहुंच रही है। दाहोद, बोडेली, वापी कॉरिडोर इसी संकल्प का प्रतिबिंब है।
आप सोचिए, नर्मदा और तापी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों तक 4 लेन की सुविधा पहुंच रही है। इससे यात्रा का समय बहुत कम होगा, किराया भाड़ा कम होगा, यानी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। साथियों, कुछ कॉरिडोर से, इस कॉरिडोर से छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच और तापी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के ये इंडस्ट्रियल बेल्ट से जुड़ जाएंगे। इससे दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म को भी बल मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सापुतारा और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, आज यहां सूरत में एक आधुनिक ईएसआईसी अस्पताल का भी लोकार्पण हुआ है। यह अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बनेगा। दूसरे राज्यों से जो साथी यहां रहने आए हैं, रोजगार करने आए हैं, उन्हें भी इस अस्पताल से बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और इसलिए देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई। लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। चुनाव बंगाल के, असम और पुडुचेरी के चुनाव में भाजपा को, एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। इसके अलावा जो पंचायतों और कॉरपोरेशन के भी चुनाव देश भर में हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी को विजय मिल रही है। साथियों, ऐसे हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। साथियों, भारत
नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है। और यही भारत की ताकत है। आइए हम विकसित भारत के निर्माण को मिलकर, एक साथ मिलकर के गति दें। हम सपनों को संकल्प में बदलें और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को झोंक दे। दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आप 2 कदम चलेंगे, मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर